गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। बच्चों, आज आपकी क्लास जो है मौर्यकाल से है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे मौर्यकालीन समाज और अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो आज की क्लास बच्चों आपकी मौर्यकाल के समाज यानी सोसाइटी और हम अर्थव्यवस्था, इन दो चीज़ों को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी हैं सभी क्लास से तुरंत लाइव क्लास से जुड़ जाएं बच्चे। आप लोग फटाफट क्लास से जुड़िए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको क्लास से जोड़ने की कोशिश करिए। तो सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मौर्यकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था। ठीक है, आज ये टॉपिक हम कवर करेंगे बच्चों यहाँ पर। लेकिन एक बात हम आपको बता देंगे कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, मेंस की क्लासेस आप अटेंड करना चाहते हैं, ऑप्शनल क्लास या ऑप्शनल कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत जल्द आप जो है अनअकैडमी प्लस चैनल पर जाकर हमारे नाम को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे इनरोल्ड हो जाइए। और वहाँ पर अभी हमारा जो है आर्ट एंड कल्चर का एक कोर्स स्टार्ट हुआ है, उसमें एडमिशन लेने के लिए आप हमारे रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं। हमारा रेफरल कोड है बच्चों SKY लाइव, ठीक है। और अगर आप हमारे कोड के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% की छूट दी जाएगी, ठीक है। तो आप अगर ये कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, या कोई स्पेशल कोर्स करना चाहते हैं, तो हमारे सारे कोर्सेज आपको जो है जून के फर्स्ट वीक में सारे कोर्सेज हमारे प्लस पे स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी जो है आर्ट एंड कल्चर एक पोर्शन हमने स्टार्ट किया है, आर्ट एंड कल्चर का कोर्स वहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो इस कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको एक कंप्लीट कोर्स की तैयारी कराई जाती है, ठीक। 1 साल और 2 साल, 2 तरह के कोर्सेज वहाँ उपलब्ध हैं। उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है हमारे कोड के थ्रू, अगर आप एडमिशन वहाँ पर लेते हैं तो 10% आपको रिबेट मिलेगी, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है बच्चों आपके लिए जो है, और इस समय आपके आने वाले समय में यह एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है, आपकी एक कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपकी हर समस्या का समाधान उपलब्ध है, ठीक है। आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं बच्चों। तो हमारे रेफरल कोड का अगर यूज करेंगे आप तो आपको 10% का रिबेट दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करिए। अब हम क्लास को कंटिन्यू करते स्टार्ट करते हैं। और आज आपकी क्लास है मौर्यकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समाज देखते हैं। समाज, देखिए मौर्यकालीन समाज के विषय में जानने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस क्या क्या हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। मेगस्थनीज की इंडिका है। आपके सिंहली ग्रंथ हैं जिनको आप बौद्ध ग्रंथ कहते हैं, सिंहली ग्रंथ हैं। मुद्रा राक्षस है, विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्य दिव्यावदान है, बौद्ध साहित्य दिव्यावदान। ये ऐसे माने स्रोत हैं जिनके द्वारा जो है हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो भाई कोई भी चीज़ आप पढ़ने चल रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस जानकारी को आप लेने चल रहे हैं उसका रिसोर्स क्या है, ठीक है, वो जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है बच्चों। तो कहा जाता है मौर्य वंश के विषय में
हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, यानी मौर्यकालीन सोसाइटी की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अर्थशास्त्र से, इंडिका से, सिंहली ग्रंथ से, मुद्रा राक्षस और दिव्यावदान से। ठीक, ये रिसोर्स हैं जिनके द्वारा हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो चलिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि समाज के अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले समाज में हम क्या देखते हैं? देखिए, समाज में सबसे पहले हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम समाज का स्वरूप देखते हैं, स्वरूप एवं स्तरीकरण। समाज का स्वरूप एवं स्तरीकरण देखेंगे। फिर आपका हम देखेंगे स्त्री दशा, स्त्री दशा देखेंगे। स्त्री दशा, मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन, खान पान, रहन सहन और कला एवं धर्म। कला एवं धर्म, इतने टॉपिक हम कवर करते हैं। ठीक है, तो कला एवं धर्म इसको आप अलग से पढ़ ही रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ आज हम जो डिस्कस करेंगे उसमें हम आपको क्या बताएंगे? स्वरूप, स्तरीकरण, स्त्री दशा, मनोरंजन के साधन, खान पान, रहन सहन और आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में आप इस चीज को पढ़ रहे हो, तो यहाँ फिर से हमें इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मौर्यकालीन समाज का क्या देखेंगे? स्वरूप देखेंगे कि मौर्यकालीन समाज का स्वरूप कैसा है। तो बच्चों, मौर्यकालीन समाज का स्वरूप कैसा है? पितृसत्तात्मक स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? पितृसत्तात्मक स्वरूप है। मौर्यकालीन समाज का स्वरूप कैसा है? पितृसत्तात्मक, यानी पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज है, और पुरुष प्रधान समाज का मतलब है कि उत्पन्न संतान जो है वो पिता के नाम से जानी जाती है। ठीक, पुरुष प्रधान समाज है। और कहा जाता है कि समाज जो है वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, यानी समाज का जो विभाजन है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों में क्या है? विभाजित है। और स्वयं कौटिल्य कहता है कि समाज का विभाजन वर्ण व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए, यानी किसी भी समाज का संचालन वर्ण व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए, ये कौटिल्य भी कहता है। और मौर्यकालीन समाज जो है वर्ण व्यवस्था पर क्या है? आधारित है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहते हैं वर्ण व्यवस्था पर समाज आधारित तो दिखाई देगा, लेकिन वर्ण व्यवस्था का अनुपालन जो है वो उदारता पूर्वक आपको दिखाई देगा। अनुपालन का मतलब है, अनुपालन का उदारता पूर्वक होने का मतलब है कि वर्ण व्यवस्था के नियमों का उतना कठोरतम अनुपालन नहीं दिखाई देगा मौर्य काल में। क्यों? क्योंकि मौर्य काल का जो उद्देश्य है वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, और अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत करना है तो वर्ण व्यवस्था का कठोरतम तरीके से अनुपालन हो ही नहीं सकता। बात समझे नहीं समझे आप? यानी आप देखेंगे यहां पर कहीं ना कहीं जो है ओवरलैपिंग दिखाई देगी, यानी एक वर्ण जो है दूसरे वर्ण के कर्तव्यों को करता हुआ दिखाई देगा मौर्य काल में। यानी देखेंगे यहां पर शूद्र वर्ग को पहली बार कृषि कार्य यानी अर्थव्यवस्था में क्या किया जाएगा? पार्टिसिपेशन का अधिकार दिया जाएगा। तो मौर्य काल में समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित तो है, यानी समाज का जो विभाजन है वो वर्ण व्यवस्था आधारित है, लेकिन वर्ण व्यवस्था का अनुपालन जो है वो उदारता पूर्वक दिखाई देता है। ठीक, दूसरी चीज कहते हैं वर्ण व्यवस्था के साथ साथ जाति व्यवस्था का भी प्रमाण दिखाई देता है, लेकिन यह जाति जो है ये जन्म आधारित है। जाति कैसी है? जन्म आधारित है। जाति व्यवस्था भी दिखाई देती है, यानी समाज जातियों में बटा हुआ है,
लेकिन यहाँ पर जाति परंपरा जो है वो जन्म आधारित है, कर्म आधारित नहीं है। यानी कर्म आधारित कहने का मतलब है बच्चों कि जैसे अगर आप बढ़ई का काम कर रहे हैं तो आप बढ़ई की जात से जाने जाते हो, आप धोबी का काम कर रहे हो सफाई का तो आप धोबी जात से जाने जाते हो, आप अगर बाल काटने का काम कर रहे हो तो आप नाई की जात से जाने जाते हो। ये कर्म आधारित जातियां हैं। लेकिन मौर्य काल में कर्म आधारित जाति नहीं थी, बल्कि जन्म के आधार पर जातियों का निर्धारण होता था। यानी जिस जात में आप पैदा हुए थे आप उसी जात के कहे जाओगे। दूसरी चीज ये कहा जाता है कि जाति आधार पर समाज का विभाजन तो था, लेकिन अंतर जाति विवाहों पर प्रतिबंध नहीं दिखाई देता। यानी समाज में दो प्रकार के विवाहों का क्या था, प्रचलन था। जैसे कहते हैं समाज जाति आधारित थी, ठीक, लेकिन अंतर जाति विवाह का, अंतर जाति विवाह देखिए इसकी अनुमति तो नहीं थी, लेकिन प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। कहते हैं विवाह की दो परंपराएं दिखती हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। विवाह की दो परंपराएं दिखती हैं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह दिखाई देता है, ठीक। तो अनुलोम विवाह आप जानते हैं, अनुलोम विवाह जो है लड़का जो है, लड़का उच्च वर्ण का हो, लड़का उच्च वर्ण का हो, और लड़की जो है लड़की जो है वह निम्न वर्ण की हो। लड़की निम्न वर्ण की हो, ठीक है। तो यहां पर आपको ये परंपरा दिखाई देती है कि भाई अनुलोम विवाह जो होता था, अनुलोम विवाह में लड़का उच्च वर्ण का है, यानी जैसे मान लीजिए ब्राह्मण, लड़का कैसा हो, ब्राह्मण वर्ण का हो, लड़की कैसी हो, मान लीजिए वैश्य वर्ण की है, ठीक। तो वैश्य तृतीय वर्ण है, ब्राह्मण प्रथम वर्ण है, यानी लड़का उच्च वर्ण है और लड़की निम्न वर्ण है, तो ये अनुलोम विवाह कहलाएगा। कौन सा विवाह, अनुलोम विवाह। और अगर इसी को पलट दीजिए, पलट देने का मतलब है कि लड़की ब्राह्मण वर्ण की हो और लड़का जो है क्या हो, निम्न वर्ण का हो, तो इसे हम प्रतिलोम विवाह कहेंगे, जस्ट अपोजिट, ठीक। तो इस तरह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सामाजिक स्तरीकरण या सामाजिक विभाजन जो है वो दो आधारों पर है, एक वर्ण व्यवस्था, दूसरा जाति आधार पर। लेकिन जब बात मेगास्थनीज की आती है तो मेगास्थनीज कहता है कि मौर्यकालीन समाज जो है वह 7 वर्गों में बटा था। मौर्यकालीन समाज कितने वर्गों में बटा है, 7 वर्गों में बटा हुआ दिखाई देता है। तो कितने, कौन कौन से वर्गों की बात करता है, मेगास्थनीज के अनुसार समाज कितने वर्गों में बटा है, मेगास्थनीज के अनुसार मेगास्थनीज कितने वर्ग में बटाता है, 7, ठीक है। वो कहता है कि मौर्यकालीन समाज कितने वर्गों में बटा है, 7 वर्गों में बटा है। लेकिन इसने जो विभाजन बताया वह कर्म आधारित है। वह किस पर आधारित है, कर्म आधारित विभाजन है। यानी कहने का मतलब है इसने जिस वर्ग को जो काम करते हुए देखा, जिस कार्य को करते हुए देखा, वही उसको माने उसी काम के आधार पर उसने उसे एक क्या दिया, वर्ग दिया या जाति दिया, ठीक। तो ये कहता है कि समाज कितने वर्गों में विभाजित है, 7 वर्गों में विभाजित है। और पहला वर्ग जो इसने कहा वह वर्ग कौन सा है, दार्शनिक वर्ग। पहला वर्ग कौन सा है, दार्शनिक वर्ग, दार्शनिक वर्ग, ठीक। दूसरा वर्ग कौन सा है, किसान है। तीसरा वर्ग कौन सा है, योद्धा है। चौथा वर्ग कौन सा है, शिल्पी है। पांचवा वर्ग कौन सा है, निरीक्षक है।
छठा वर्ग कौन सा है? पार्षद। एक छूट रहा है यहां पर, किसान के बाद जो है तीसरे नंबर पर ये शिकारी है। यहां पर ये आपके कितने वर्ग हो गए? 7। ठीक है, इन 7 वर्गों में वो क्या करता है? विभाजित बताता है। ठीक है, तो अब देखिए, कहते हैं दार्शनिक, कृषक, इसी शिकारी को कहीं कहीं पशुपालक भी कहा गया है, इसे हम पशुपालक भी कहते हैं। ठीक, तो ये 7 वर्गों में उसने क्या किया है? विभाजन बताया है। ठीक, कहते हैं दार्शनिकों में भी वो 2 वर्ग बताता है, ब्रोकामेन और सारामेन। दार्शनिकों के वो 2 वर्ग बताता है। कहता है दार्शनिकों के 2 वर्ग थे, ब्रोकामेन और सारामेन। और वो कहता है, अब आप सोचिए, यानी वो किसे दार्शनिक कह रहा है? वो ब्राह्मण को दार्शनिक कह रहा है। किसे कह रहा है? ब्राह्मण को दार्शनिक कह रहा है। वह असल में उसने देखा, भाई सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के देश से था ना, वो दार्शनिकों के देश से था। ठीक, इसलिए उसने देखा कि ऐसा वर्ग जो ज्ञान प्राप्ति के लिए जंगलों में जाकर प्रयास कर रहा है, ठीक, नदियों के नीचे, पेड़ों के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्ति का प्रयास कर रहा है, उसे लगा कि यह वर्ग कौन सा वर्ग हो सकता है? दार्शनिक वर्ग हो सकता है। कहता है कि राज्य जो है इसको क्या करता था? संरक्षण देता है। मेगास्थनीज कहता है कि राज्य की तरफ से इसे बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाता था? पोषण किया जाता था, यानी इनके लिए अलग से राज्य धन का आवंटन करता था। और आप जानते हैं कि पुरोहितों को धन का आवंटन किया भी जाता था, यानी ब्राह्मण वर्ण को राज्य कहीं न कहीं अनुदान देता था। ठीक, तो इस बात का उल्लेख मेगास्थनीज करता है। और मेगास्थनीज कहता है ये दार्शनिक जो है, अगर गलत भविष्यवाणी कर देते थे तो उनको आजीवन मौन रहने का दंड दिया जाता था। यानी अगर कोई भी ब्राह्मण गलत तरह की भविष्यवाणी कर दिया तो आजीवन मौन दंड के क्या होती थी? उसे दंड दिया जाता था कि आजीवन आप क्या रहोगे? मौन रहोगे। और ये भी कहता है कि राज्य द्वारा इसे कभी प्राण दंड नहीं दिया जाता था। और आप ये जानते हैं कि ब्राह्मणों को और गाय को कभी भी प्राण दंड भारतीय धर्म में दिए जाने का प्रावधान दिखाई नहीं देता। इनके 2 वर्ग वो बताता है, एक ब्रोकामेन, दूसरा सारामेन। तो ब्रोकामेन कौन से दार्शनिक है? ब्रोकामेन वो दार्शनिक होते हैं जो आजीवन जो है सन्यास ग्रहण करते हैं, यानी ऐसे ब्राह्मण, ऐसे सन्यासी जो आजीवन क्या है? अविवाहित हैं और ज्ञान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा सारामेन, यानी वो सन्यासी जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए ज्ञान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, यानी जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करते हैं या ज्ञान की बातें करते हैं, उनको क्या कहा गया है? सारामेन कहता है। कौन? मेगास्थनीज। और कहता है कि राज्य इनको क्या करता था? पारितोषिक देता था, इनाम देता था, इनके लिए अलग से धन के खर्च का प्रावधान किया गया था। राज्य इनको सुविधाएं भी प्रदान करता था, ठीक, अपनी तरफ से। तो यानी ओवरऑल कहने का मतलब है कि जिसको वो दार्शनिक कह रहा है वह वास्तव में क्या है? ब्राह्मण है। इसका मतलब है कि भारतीय सामाजिक परंपरा को वह सही तरीके से समझ नहीं पाया। कौन? मेगास्थनीज। दूसरा वो कहता है कि सबसे बड़ा वर्ग कौन सा वर्ग है? किसान वर्ग है। दूसरा वो कहता है कि भारतीय समाज का जो सबसे बड़ा वर्ग है वह वर्ग कौन सा है? किसान वर्ग। और ये सच है कि सबसे बड़ा वर्ग है, ये सबसे बड़ा वर्ग था, सबसे बड़ा वर्ग था। और मौर्य काल की जो सबसे बड़ी विशेषता है, मौर्य काल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहां पर किसान एवं सेना दोनों के कार्य क्या थे? बटे हुए थे। यानी दोनों के कार्य क्या थे? निर्धारित थे। यानी कहने का मतलब है कि जो सेना का कार्य करेगा वो किसान का कार्य नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? ये मौर्य काल में ही दिखाई देता है। नहीं तो आप सामान्यतः देखेंगे कि जैसे आजकल नक्सलवादियों में है कि नक्सलवादी जो हैं वो दिन में क्या करते हैं? किसानी का काम करते हैं और रात में गोलियां चलाने या बंदूक चलाने का काम करते हैं। तो उसी तरह जो है, जब पहले राजकोष कमजोर था, यानी मौर्य वंश के पहले जब अर्थव्यवस्था कमजोर थी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि किसानों के द्वारा ही सेना का काम ले लिया जाता था। लेकिन मौर्य वंश में क्या हुआ कि सेना और किसान का कार्य जो है पूरी तरह क्या किया गया? विभाजित किया गया।
यानी किसान क्या करेगा, खेती करेगा, अस्थायी रूप से सैनिक जो है सेना का काम करेगा। और मौर्य वंश में एक सबसे बड़ी बात यह थी कि सेना को यह सख्त आदेश होता था कि किसी भी तरह युद्ध की परिस्थिति में भी किसान की फसल को नुकसान नहीं होना चाहिए। और इस बात का प्रमाण हमें मेगास्थनीज के विवरण से भी मिलता है। मेगास्थनीज कहता है कि मौर्य वंश में युद्ध हुआ करते थे और हल चला करते थे, यानी युद्ध एक साइड में हुआ करते थे और हल चला करते थे। इसका मतलब है कि युद्ध का माने किसान के ऊपर कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता है। ठीक, तो इससे ये लगता है कि नहीं, किसान को यानी अर्थव्यवस्था को मौर्य वंश में ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ज़्यादा महत्व दिए जाने का प्रमाण या उल्लेख हमें दिखाई देता है। और आप जानते हैं कि किसान को राज्य की तरफ से कहीं न कहीं आश्वासन भी था, ठीक, और दूसरा राज्य की तरफ से आर्थिक मदद भी होती थी। राज्य इन्हें बीज, अनाज और बैल जो है उपलब्ध कराता था, जैसे पिछली क्लास में हमने बताया। ठीक है, अभी अर्थव्यवस्था में वहाँ पर इनमें डिटेल चर्चा की जाएगी। दूसरी बात आती है योद्धा की। ठीक, तो योद्धाओं में भी आप देखेंगे यहाँ पर दो तरह के सैनिक दिखेंगे, एक अस्थाई, दूसरे अस्थाई। अस्थाई सैनिक जो है नियमित वेतन पाते थे। ठीक, अस्थाई सैनिक जो होते थे, जो युद्ध की परिस्थितियों में युद्ध के समय जो है भर्ती किए जाते थे, वो अस्थाई सैनिक होते थे, जिनको मौली बोला जाता था। शिल्पियों के बारे में भी मौर्य वंश काफी केयर करता है। ठीक, शिल्पियों के बारे में कहा गया है कि राज्य की तरफ से ये पूरा आदेश होता था कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी शिल्पी के किसी अंग को यानी किसी शारीरिक अंग को नुकसान पहुंचाता है तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा राज्य की तरफ से। यानी शिल्प, किसी भी शिल्पकार की जो कला होती है वह उसके अंगों से संपादित होती है, और अगर अंग को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है तो यह कहीं न कहीं उसके शिल्पी के लिए क्या होगा, खतरनाक होगा। तो राज्य जो है शिल्पी को भी संरक्षण देने की बात करता है। ठीक, निरीक्षक ये कर्मचारी वर्ग है, और सबसे छोटा वर्ग कौन सा है, पार्षद है। सबसे छोटा वर्ग कौन होता था, पार्षद होता था। तो यहाँ पर मेगास्थनीज के बारे में ये कहा जा सकता है कि मेगास्थनीज के समय बच्चों सबसे बड़ी बात जो है, कहा जाता है कि मेगास्थनीज के समय एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही ये रही कि मेगास्थनीज ने जब मौर्यकालीन समाज का अध्ययन किया तो उसने यूनानी समाज की सापेक्षता में मौर्यकालीन समाज को पढ़ा। और ये सच है कि इतिहास जब भी पढ़ा जाता है, इतिहास का अध्ययन जब भी होता है, चाहे वो आधुनिक इतिहासकार ही क्यों न हो, हमेशा इतिहास का अध्ययन वर्तमान की सापेक्षता में ही होता है। तो मौर्य काल में अगर मेगास्थनीज ने इतिहास को पढ़ा यानी मौर्यकालीन समाज को पढ़ने की कोशिश किया तो उसने भी यूनान के सापेक्षता में ही मौर्यकालीन समाज को पढ़ा होगा। ठीक, इसीलिए उसका जो मौर्यकालीन समाज का विश्लेषण था वो गलत हो गया। जैसे सबसे बड़ी बात, जैसे कैसे गलत हो गया, जैसे मेगास्थनीज कहता है कि मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा नहीं थी। अब आप देखिए जरा सा मेगास्थनीज का अध्ययन किस तरह से गलत है। कहता है कि मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा नहीं है। ये कौन कहता है, मेगास्थनीज कहता है। क्या ये सच है कि मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा नहीं थी? अब आप मुझे बताइए, आप बोलिए, मैं पढ़ा चुका हूं। बच्चों आप बताइए मुझे। देखिए आपकी संख्या जो है बेहद कम है, आप इसे 100 के ऊपर कर सकते हैं बच्चों। इतना एनर्जी आपके लिए निकालता हूं, फिर आप 100 के ऊपर नहीं पहुंचा पाते हो। आप कम से कम इस क्लास को 100 के ऊपर रखने की कोशिश किया करिए। पीयूष जी, स्वाति जी, आप अपने ग्रुप में बच्चों को कम से कम, पंकज जी, राम जी, पांडे जी, आप 100 के ऊपर कम से कम बच्चों को लाइए। बेटा आप कर सकते हैं, मुझे पता है। ठीक है, हमने अभी पूछा आपसे कि क्या वास्तव में जो मेगास्थनीज कह रहा है, क्या यह सच है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी? क्या यह सच है? अब देखिए, मैंने कहा कि मेगास्थनीज कहता है कि मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा नहीं थी। यह पूरी तरह से गलत है। गलत कैसे है? देखिए, कहते हैं दास प्रथा का सबसे पहला प्रमाण कहां मिलता है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में यह उल्लेख आता है कि यहां पर दास दासियों को दान दिया जाता था। दास दासी का उल्लेख आता है यहां पर। ठीक, इसके बाद अगर आप आइए, स्वयं जिस राजवंश में मेगास्थनीज मौजूद है यानी कौटिल्य जो है, स्वयं जो है
9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। कौटिल्य स्वयं कहता है दास कितने प्रकार के होते थे, 9 प्रकार के होते थे। इसके बाद आप आइए मनुस्मृति। मनुस्मृति में कुल आपको 7 प्रकार के दासों का उल्लेख है। इसके बाद आइए आप नारद स्मृति। नारद स्मृति में आइए तो नारद स्मृति में आपको जो है 15 प्रकार के दासों का उल्लेख दिखाई देगा। तो इसका मतलब हुआ कि मेगास्थनीज ने जो बात कही वो पूरी तरह क्या है, गलत है, वो समझ नहीं पाया। उसने भारत के मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा का विश्लेषण उसने यूनानी दास प्रथा से तुलनात्मक तौर पर करने का प्रयास किया, और जब उसने यूनानी दास प्रथा से तुलना करके देखा मौर्यकालीन दासों को, तो उसे लगा कि भारत में दास तो है ही नहीं, तो ऐसा क्यों वो ये नहीं जज कर पाया कि भारत में दास प्रथा नहीं है। तो किस लिए, देखिए कहा जाता है कि भारत में जो दास थे, भारत में आपको पता है कि दासों को, बंदियों को, कल हमने बताया था आपको, दासों को, बंदियों को राजकीय भूमि में लगाया गया, राजकीय भूमि में शामिल किया गया कृषि कार्य के लिए, और पहली बार इन दासों को भी कृषि कार्य से क्या किया गया, जोड़ दिया गया, कृषि कार्य से जोड़ा गया। और इसके कितने बेनिफिट हुए, कल इसकी चर्चा हमने किया था। भाई दास और बंदी को जब कृषि कहा जाता है, जो बंदी थे, भाई अशोक जो है 1.5 लाख बंदी बनाया कलिंग से, तो उनको छोड़ क्यों नहीं दिया? उनको छोड़ इसलिए नहीं दिया क्योंकि 2 संभावनाएं थी। पहली संभावना यह थी कि अगर इन बंदियों को मुक्त कर दिया जाएगा तो ये पुनः विद्रोह करने की स्थिति में आ सकते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण यह था कि अगर इन बंदियों को वह मौर्य वंश में ले आता तो ये कहीं न कहीं श्रमिक के रूप में क्या होते, उसकी अर्थव्यवस्था में शामिल हो सकते थे, और ये बंदियों से सस्ता श्रम लिया जा सकता था। इनसे आप क्या लेते, सस्ता श्रम या निःशुल्क श्रम तक लिया जा सकता था। तो जब किसी भी अर्थव्यवस्था में श्रम अगर सस्ता हो, निःशुल्क हो, तो अर्थव्यवस्था का लाभ जो होता है वो क्या होता है, कई गुना बढ़ जाता है। बच्चों आप चीजों को एनालिसिस करना सीखिए, आप चीजों को एनालिसिस करना सीखिए। तो कहा जाता है कि मौर्य वंश में जो दास है वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, ये अर्थव्यवस्था का उत्पादक बन चुका है, और मौर्य वंश में दास को उत्पादन के लिए पारितोषित दिया जा रहा है। पारितोषित मतलब होता है क्या, पारितोषित मतलब पुरस्कार। अब आप सोचिए, जिस देश का दास जो है पुरस्कार अर्जित कर रहा हो, पुरस्कार पा रहा हो, क्या ऐसे व्यक्ति को दास कोई कह सकता है? कोई बाहर वाला व्यक्ति जो है ऐसे व्यक्ति को दास के रूप में स्वीकृति नहीं दे सकता। बच्चों बात समझे नहीं समझे आप? इसीलिए कहा जाता है कि मेगास्थनीज को ये लगा ही नहीं कि भारत में दास प्रथा जैसी कोई परंपरा या व्यवस्था है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात किया कि भाई मौर्यकालीन समाज का स्तरीकरण और स्वरूप, 2 बातों पर डिस्कशन हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे कि मौर्यकालीन समाज में वुमेन कंडीशन क्या थी, यानी महिलाओं की स्थिति क्या है। देखिए मौर्य वंश में विमेन कंडीशन यानी स्त्री दशा, तो हमने आपको बार बार बताया है कि जब भी हम विमेन कंडीशन को देखेंगे तो जन्म से लेकर मरने तक देखेंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक हम इसको क्या करते हैं, देखेंगे। ठीक, तो जन्म से मृत्यु तक देखेंगे तो कैसे देखेंगे बताइए? तो जन्म की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि स्त्री दशा, इसके पहले आपका सूत्रकाल था। सूत्रकाल में स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय थी, बहुत खराब कंडीशन थी सूत्रकाल में बच्चों। ठीक, लेकिन मौर्य काल के विषय में कहा जाता है कि मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, बेहतर थी, अच्छी थी। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ पर स्त्रियों के जन्म को किसी भी तरह से हतोत्साहित नहीं किया गया है, यानी उनको डिमोलाइज नहीं किया गया है। विवाह की अगर हम बात करें तो विवाह के विषय में कहा जाता है कि विवाह जो है 12 वर्ष से अधिक उम्र में ही होता था, यानी बाल विवाह का प्रचलन बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता है।
ठीक। दूसरी चीज ये कि बहुविवाह का प्रचलन भी है, बहुविवाह का प्रचलन है, बहुविवाह का प्रचलन है, यानी एक व्यक्ति एक से अधिक विवाह कर सकता है। लेकिन यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों को ये अनुमति दी गई है, महिला एवं पुरुष दोनों को ये अनुमति दी गई है, लेकिन यह अनुमति कंडीशनल है, यानी पुरुष और महिला दोनों एक से अधिक विवाह कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशनल है। कंडीशनल कैसी है आप जानते हैं, नारद स्मृति जो गुप्त काल की है और आपकी याज्ञवल्क्य स्मृति, दोनों स्मृतियां जो है, एक जो है स्त्री को बहुविवाह की अनुमति देती है और एक जो है पुरुष को बहुविवाह की अनुमति देती है, लेकिन दोनों ने कंडीशन रखा है और वह कंडीशन आपको मौर्य काल में भी दिखाई देती है। मौर्य काल में कहा गया कि महिला दोबारा विवाह कर सकती है यदि पुरुष क्या हो, नपुंसक हो, या पुरुष लंबे समय से क्या हो, चला गया हो छोड़ के, तो वह महिला दोबारा विवाह करने की स्थिति में आ सकती है। तीसरा, पुरुष के संदर्भ में यह कहा गया है कि पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है यदि जो है महिला क्या हो, संतान उत्पन्न करने में सक्षम न हो, यदि महिला में कोई असाध्य बीमारी हो, बात समझ रहे नहीं, तो ऐसी कंडीशन में वह भी दोबारा विवाह कर सकता है। ठीक। विधवा होने की कंडीशन में देखिए, विधवा होने की कंडीशन में इसको पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है, विधवा होने की कंडीशन में इसे पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। ठीक, पुनर्विवाह की अनुमति विधवाओं को दी गई है। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहते हैं विवाह के उपरांत जो है यहाँ पर स्त्री धन की जो बात आती है, स्त्री धन का उल्लेख हमको यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, यानी स्त्री धन की चर्चा सबसे पहले याज्ञवल्क्य स्मृति में आती है और आप जानते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वो कब की है, मौर्योत्तर काल की है, यानी मौर्य काल के बाद की है। तो यहाँ पर स्त्री धन का उल्लेख तो नहीं आता है, लेकिन चूंकि आपको पता है कि ऋग्वेद में सबसे पहली बार इस स्त्री धन के लिए बहतु शब्द का प्रयोग हुआ है। बहतु शब्द, बहतु क्या होता था, बहतु होता था जो माता पिता के द्वारा विवाह के समय स्त्री को दान के रूप में या उपहार के रूप में दिया जाता था। ठीक, वही आगे चलकर क्या बन गया, स्त्री धन बन गया, जिसका पहला उल्लेख आपको कहाँ दिखाई देगा, मनुस्मृति में दिखेगा। इसका पहला उल्लेख कहाँ दिखता है, मनुस्मृति में दिखता है। ठीक, इसका पहला उल्लेख मनुस्मृति में दिखाई देता है। तो मौर्य काल में महिलाओं की कंडीशन कुछ विद्वानों का यह मानना है कि ठीक ठाक स्थिति में थी। ठीक ठाक स्थिति में इसलिए भी थी क्योंकि महिलाओं की प्रशासन में भागीदारी हमें दिखाई देती है, महिलाओं की प्रशासन में भागीदारी दिखती है। कैसे, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने महिलाओं को ही क्या किया था, अंगरक्षिका बनाया था, जिनको सम्रांगणिया कहा गया है। जिनको क्या कहा गया है, सम्रांगणिया, जिनको सम्रांगणिया कहा गया है, सम्रांगणिया। ठीक, ये महिला अंगरक्षिका हुआ करती थी। ठीक, जो चंद्रगुप्त मौर्य की हुआ कर, और आप जानते हैं कि महिला गुप्तचर भी हुआ करते थे, यानी गुप्तचर प्रशासन में भी महिलाओं को पार्टिसिपेशन की अनुमति थी। ओवरऑल सेना में भी महिलाओं को प्रशासन की अनुमति थी। ठीक है। दूसरी देखिए, कहते हैं कि एक तो प्रशासन में, देखिए इसका ये मतलब नहीं हुआ कि पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी प्रशासन में पार्टिसिपेशन दिया गया था। ठीक, और आप देखेंगे तो कहा जाता है कि बिंदुसार के दरबार में भी चंद्रगुप्त की माने उनकी माता का एक अहम रोल दिखाई देता है। ठीक, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो अधिकार पुरुषों को राजनीतिक रूप से गुप्त वंश में, मौर्य वंश में प्राप्त था, वही अधिकार महिलाओं को भी प्राप्त था। ऐसा हमको कोई प्रमाण दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ऐसा कोई प्रमाण हमको दिखाई नहीं देता है। तो ये महिलाओं की स्थिति को हम देखें तो महिलाओं की कंडीशन जो है मौर्यकालीन समाज में बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। हाँ, उनके आर्थिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार अभी भी क्या है, वंचित हैं। लेकिन सामाजिक कंडीशन तक की जहाँ बात है तो सामाजिक कंडीशन कहीं न कहीं क्या है, बेहतर स्थिति में दिखाई देती है। सामाजिक स्थिति जो है इनकी क्या है, बेहतर है मौर्य काल में। ठीक, यहाँ पर कहा जाता है कि मौर्य काल में जो सबसे बड़ी उपलब्धि महिलाओं के लिए है, तो कहा जाता है कि यहाँ पर तलाक की अनुमति दी गई है। यहाँ पर तलाक की अनुमति दी गई है। तलाक की अनुमति कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में देता है। इसका उल्लेख कहाँ है, कौटिल्य के
अर्थशास्त्र में, इस तलाक को कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? विवाह विच्छेद। इसे क्या कहते हैं? विवाह विच्छेद कहते हैं, विवाह विच्छेद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि ये महिलाओं की कंडीशन की हमने चर्चा किया, तो महिलाओं के साथ साथ थोड़ा सा हम शूद्रों की कंडीशन पे भी चर्चा करना चाहेंगे कि शूद्रों की क्या स्थिति थी मौर्य काल में। ठीक है, शूद्रों की स्थिति मौर्य काल में क्या थी उसकी चर्चा भी थोड़ा सा कर लिया जाए। तो चलिए देखते हैं शूद्र की क्या स्थिति है। शूद्र की क्या कंडीशन है? देखिए कहा जाता है शूद्रों की स्थिति को लेकर दो तरह की विचारधाराएं हैं। इनमें आपको दो तरह की विचारधारा है, दो तरह की विचारधारा है। एक तरफ आपके रोमिला थापर आप जानते हैं प्रकांड विद्वान है। रोमिला थापर का मौर्य वंश पे जो रिसर्च है वो बहुत बड़े लेवल का है, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखने की कोशिश किया है बच्चों मौर्य वंश पे। ठीक है, तो मौर्य वंश पे सबसे अधिक किताबें अगर किसी की हैं तो वो किसकी हैं? रोमिला थापर की। ठीक है, दूसरा आर्य शर्मा, दूसरा आपके कौन है? आर्य शर्मा, रामशरण शर्मा उनका पूरा नाम है। और आप जानते हैं कि रामशरण शर्मा एक मार्क्सवादी इतिहासकार है। रामशरण शर्मा कैसे इतिहासकार हैं? मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। इन दोनों का ये मानना था, इन दोनों का ये मानना है कि शूद्रों की स्थिति, इनका कहना है कि शूद्रों की स्थिति बदतर थी। बदतर माने खराब थी। इसका इन्होंने लॉजिक क्या दिया है, कारण क्या दिया है? इनका कहना है कि चूंकि राज्य ने क्या किया था, इनका ये कहना है, आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इनका ये मानना है, इन्होंने कहा कि चूंकि राज्य जो है, चूंकि राज्य अधिकतम भूभाग, राज्य अधिकतम भूभाग को राजकीय नियंत्रण में कर लिया, राजकीय नियंत्रण में कर लिया, जिसके कारण जंगलों में या ऊसर भूमियों में रहने वाले जो शूद्र थे, यानी ये चूंकि इनका आप जानते हैं ऐसी भूमियों में इनका निवास स्थान होता था जो अनुपजाऊ भूमियां होती थी, जैसे सामान्य तौर से जंगल या अनुपजाऊ बंजर भूमियों में ये लोग रहा करते थे, चूंकि ये गरीब थे। तो यहाँ पर माने रोमिला थापर और आर्य शर्मा का ये कहना है कि चूंकि मौर्य काल में अर्थव्यवस्था को विस्तार देने के लिए क्या किया गया कि जितनी ज्यादा से ज्यादा बंजर भूमि या जंगली भूमि थी, उन भूमियों को साफ करके उपजाऊ बना के उसको राजकीय नियंत्रण में कर लिया गया। तो जब ज्यादा से ज्यादा भूमियां राजकीय नियंत्रण में हो जाएंगी तो कहीं न कहीं जो शूद्र वर्ग है, जो उस भूमि पर निर्भर था, उसकी भूमि क्या हो गई? छिन गई। ठीक, दूसरी चीज इसका प्रमाण भी हमको मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र में स्वयं चाणक्य कहता है कि दासों को भूमि की उर्वरता में वृद्धि करने और उपजाऊ भूमियों को विस्तार देने में लगाया जाता है या लगाया जाना चाहिए। ठीक, और आपको पता है कि जब अशोक ने 1.5 लाख बंदियों को कलिंग विजय के बाद लाया तो उनको जंगलों की कटाई में और उर्वर भूमियों के विस्तार में क्या किया गया था? लगाया गया था। तो इनके माने स्टेटमेंट से ये लगता है कि कहीं न कहीं ये बात क्या है? सच है। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य शर्मा और रामशरण शर्मा ने, रोमिला थापर और आर्य शर्मा का जो स्टेटमेंट है ये सच प्रतीत होता है। लेकिन
कहा जाता है इतिहासकारों का जो दूसरा वर्ग है वो ये मानता है कि मौर्य वंश में ही पहली बार मौर्य वंश में ही पहली बार शूद्रों को अर्थव्यवस्था में शामिल किया गया। शूद्रों को अर्थव्यवस्था में शामिल किया गया। ठीक है, देखिए दूसरा जो वर्ग है वो ये मानता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये पहला ऐसा राज्य था जिसने शूद्रों को पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या किया, इन्वॉल्व किया, और इससे कहीं न कहीं एक सस्ता श्रम उपलब्ध हुआ, यानी सस्ता कृषक उपलब्ध हुआ। और आपके भाई सीधी सी बात, जब अर्थव्यवस्था में यह वर्ग शामिल होगा जो सदियों से कृषि से उपेक्षित था, तो भाई जब तक ये अर्थव्यवस्था से जुड़ेगा नहीं, ये क्या है, एक कंज्यूमर है, सिर्फ एक उपभोक्ता है बच्चों, सिर्फ ये क्या है, सिर्फ एक उपभोक्ता है। और अगर ये केवल उपभोक्ता है तो यह किसी भी तरह से बाजार को प्रॉफिट या लाभ नहीं पहुंचा सकता, या राज्य को लाभ नहीं पहुंचा सकता तब तक जब तक यह दो काम को न करे। एक सबसे बड़ा पहला, ये उत्पादक न बने, इसको उत्पादक बनाना जरूरी है। दूसरा, जब ये उत्पादक बनेगा तो इसके पास जो है क्रय शक्ति क्षमता पैदा होगी, परचेजिंग पावर पैदा होगी, क्योंकि उत्पादक बनेगा तभी तो मुद्रा इसके हाथ में आएगी, तब ये बाजार का सबसे बेहतर प्रतिनिधि होगा। और आज भी भारत सरकार के सामने इस कोरोना कोविड-19 समस्या में यही सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है कि आपकी पॉपुलेशन तो है 1 अरब 30 करोड़ के लगभग, लेकिन उस पॉपुलेशन के पास जो है परचेजिंग पावर क्या हो गई, खत्म हो गई है, यानी आपकी जो क्रय शक्ति क्षमता है वो समाप्त हो चुकी है। और अगर अर्थव्यवस्था को बचाना है तो इस परचेजिंग पावर को क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। और ऐसी कंडीशन में वर्तमान में आरबीआई या सरकार इस चीज को बचाने के लिए राजकोषीय नीति या आरबीआई अपनी तरफ से लिक्विडिटी को क्या करती है, बढ़ाने के लिए बिना किसी गारंटी के वह नई करेंसी को छाप कर बाजार में लाने की कोशिश करती है, जिसको हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? या बिना किसी बेस के वह मुद्रा को बाजार में क्या करती है, निकालती है, ताकि परचेजिंग पावर क्या हो सके, पैदा हो सके। क्योंकि जब तक परचेजिंग पावर नहीं क्रिएट होती है तब तक आपका जो प्रोडक्शन है वो बेकार है। भाई आप उत्पादन बढ़ाते जाओ, अगर आपको परचेज करने वाला वर्ग ही नहीं है तो आपका उत्पादन क्या है, वो मिट्टी के समान है। तो मौर्य काल में जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौटिल्य ने दिखाई वो ये थी कि एक ऐसा वर्ग जो सदियों से अर्थव्यवस्था से वंचित था, न बाजार के रूप में जो कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा था, एक बाजार की संज्ञा में जो शामिल ही नहीं हो पा रहा था, एक ऐसे वर्ग को उसने बाजार का रूप दिया। तो बाजार का रूप कैसे दिया गया, इसको एग्रीकल्चर वर्ग में शामिल किया गया, अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया। तो जब ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा तो इसके पास भाई परचेजिंग पावर तो आ गई, परचेजिंग पावर आ गई, यानी PPP आ गई, परचेजिंग पावर आ गई। परचेजिंग पावर जब किसी वर्ग के पास होती है, ध्यान समझिएगा, बहुत बहुत गूढ़ रहस्य की बात बता रहा हूं बच्चों। कहते हैं किसी भी व्यक्ति के पास आज की डेट में भी अगर आपकी इकोनॉमिकल पावर बेहतर होती है, इकोनॉमिक कंडीशन जैसे ही आपकी मजबूत होती है, आपका सोशल स्टेटस भी मजबूत हो जाता है। और अगर नहीं हुआ तो आपके मन में ये जरूर इच्छा पैदा होती है कि हमारा सामाजिक सम्मान भी बेहतर होना चाहिए। यानी अगर इकोनॉमिकल कंडीशन आपकी बेहतर हुई तो आपके अंदर एक आकांक्षा पैदा होती है कि हमारी सामाजिक सम्मान में भी वृद्धि होनी चाहिए। और इस समय अगर देखिए तो कहा जाता है कि जब ये वर्ग मौर्यकालीन समाज में अर्थव्यवस्था से जुड़ा तो इसे सामाजिक सम्मान कहाँ मिल गया, बौद्ध धर्म में मिल गया। यह वर्ग अधिकतम किस धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, जहां पर किसी सामाजिक विभेद की परंपरा नहीं दिख रही थी। यह वर्ग वैदिक धर्म की तरफ नहीं गया, क्योंकि वहां पर शूद्रों को सामाजिक सम्मान नहीं था, ना तो धार्मिक सम्मान था। इसलिए बौद्ध धर्म में इसको सम्मान मिला, तो यहां पर ये क्या हो गया, दोनों चीजें संतुष्ट हो गई। लेकिन यही समस्या पूर्व मध्यकाल में उत्पन्न हुई थी। अब थोड़े सा हम आपके टॉपिक से हट रहे हैं। यही समस्या पूर्व मध्यकाल में भी उत्पन्न हुई बच्चों। पूर्व मध्यकाल में जब सामंतवाद आया, पूर्व मध्यकाल में हर्षवर्धन का राज्य था। वर्धन वंश के बाद
कहा जाता है कि सामंतवाद अपने चरम पर था। यद्यप आप ये कह सकते हैं कि वर्धन वंश के समय ही सामंतवाद अपने चरम पर था। ये सामंत क्या थे? ये छोटे राजा थे सामंत, ठीक है। तो कहा जाता है कि वर्धन वंश के बाद, कभी इस पर एक टॉपिक आपका लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये मेंस के लिए है, प्री में इसको नहीं, प्री में आपको ऐसे समझा देंगे, ठीक है। चलिए, तो कहते हैं कि वर्धन वंश के बाद जब भारत से एक केंद्रीय सत्ता समाप्त हो गई, केंद्रीय सत्ता समाप्त होने का मतलब है, क्योंकि आपको पता है कि भाई हर्षवर्धन के बाद यानी वर्धन वंश के बाद उत्तर भारत में कोई भी ऐसी सत्ता पुनः दिखाई नहीं दी जो लगभग पूरे उत्तर भारत को केंद्रीकृत रख सके। ऐसा कोई राजवंश दिखाई नहीं देता है। तो कहते हैं इसके बाद जो है क्या हुआ कि राजनीतिक विखंडन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो वर्धन वंश में हर्षवर्धन के अधीन जो छोटे छोटे राजा थे, सामंत थे, वो नए नए राज्यों का क्या किए? उद्भव किए, वो भी राजा बन गए। तो लेकिन कहा जाता है कि वहां भी ये जो राजा थे, वहां भी पहली बार शूद्रों को कृषि कार्य का दर्जा दिया गया था। यानी पूर्व मध्यकाल में भी शूद्रों को कृषि कार्य का अधिकार दिया गया। ठीक, क्यों दिया गया इसको बताएंगे तो थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा, लेकिन सुन लीजिए, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। पूर्व मध्यकाल में क्या हुआ कि जैसे गुप्त वंश में देखेंगे तो वैसे तो सामंतवाद की जड़ जो है, अगर आप देखें तो सामंतवाद की जड़ बच्चों ये भूदान प्रक्रिया से जुड़ी हुई है, भूमिदान प्रक्रिया से। सामंतवाद की उत्पत्ति किससे जुड़ी है? भूमिदान की परंपरा से जुड़ी है, भूमिदान की परंपरा से जुड़ी है। और भूमिदान की शुरुआत कब होती है? सातवाहन वंश में। यह शुरुआत कब हुई? सातवाहन वंश में। ठीक, इसका पहला प्रमाण हमको कहाँ मिलता है? नागनिका अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? नागनिका अभिलेख में। नागनिका अभिलेख में मिलता है, जहां पहली बार भूमिदान देने का प्रमाण मिला। लेकिन ये भूमिदान जो है ये धार्मिक उद्देश्य से दिया गया भूमिदान था। ठीक है, ये धार्मिक उद्देश्य से दिया गया भूमिदान था बच्चों। लेकिन कहते हैं जो प्रक्रिया एक बार जन्म ली, वह धीरे धीरे समय के साथ अपने स्वरूप में क्या करती गई? परिवर्तन करती गई। आगे चलकर आप देखेंगे यही भूमिदान हमें 3 रूपों में दिखाई देगा। ब्रह्मदान, अग्रहार और देवदान। देवदान वह भूमि होती थी जो मंदिर निर्माण के लिए दी जाती थी। ब्राह्मणों, देखिए, अग्रहार शिक्षा संस्थानों के लिए दी गई भूमि होती थी, और ब्रह्मदान भूमि जो है ये ब्राह्मण के निवास निर्माण के लिए दी गई भूमि होती थी। लेकिन आगे गुप्त वंश के अंतिम चरण में जब आएंगे तो वहां पर आप देखेंगे यही भूमिदान जो है वेतन के बदले शुरू हो जाएगा। ये भूमिदान वेतन के बदले दिया जाने लगा। तो जब यह भूमिदान वेतन के बदले दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा? अब यह भूमि जो है प्रशासनिक वर्ग को दान होगी। अब ये ब्राह्मण को दान नहीं होगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या होने लगी? कमजोर होने लगी। तो ये भूमिदान की प्रक्रिया किसको दी जाने लगी? प्रशासनिक अधिकारी को दी जाने लगी। ठीक, वेतन के बदले दी जाने लगी। या जो छोटे छोटे राजा होते थे जो सैनिक उपलब्ध कराते थे उनको भूमिदान दिया जाने लगा। तो लेकिन जब यहां भूमिदान दिया जाता था तो कुछ शर्तें जुड़ी होती थी। शर्त यह होती थी कि जो भूमि उसे दी जाती थी वह उस भूमि से उतना ही रेवेन्यू कलेक्ट करेगा जितना उसका वेतन है। दूसरा, उस भूमि पर न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार उसे नहीं होता था। ठीक, वह राज्य में उपस्थित होकर अपनी अधीनता बार बार क्या करता था? दर्शाता था। और समय पड़ने पर वह सैनिक मदद भी केंद्रीय राजा को देता था। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं तब तक चलती रही। देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ 60 में बता रहा हूँ। ये सारी प्रक्रियाएं तब तक चलती रही जब तक यहाँ केंद्र में सत्ता क्या थी? मजबूत थी। यानी जब तक गुप्त वंश रहा या वर्धन वंश रहा, तब तक इन प्रशासनिक अधिकारियों ने, जो आगे चलकर क्या कहलाए? सामंत कहलाए, यानी जिनको छोटा राजा कहा जाता है, इन लोगों ने अपनी पूरी निष्ठा, पूरे उत्तरदायित्व, पूरी लायबिलिटी इन्होंने दिखाने की कोशिश किया। लेकिन जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो इन्होंने अपने आप को क्या किया? स्वतंत्र कर लिया। तो समस्या ये थी कि जब इनको भूमि दी गई थी, तो भूमि जब दी जाती थी तो ऐसा नहीं था कि ये राजा जो है इनको उपजाऊ भूमि देता था। नहीं, इनको बंजर भूमियां या जंगली भूमियां दी जाती थी। अब इन बंजर और जंगली भूमियों से अधिकतम उत्पादन करने के लिए या अपना लाभ मैक्सिमम करने के लिए यह वर्ग क्या किया? शूद्रों को यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में शामिल किया, क्योंकि उसे पता था कि यह सस्ता श्रम है,
और इसको हम अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व करेंगे तो हमारी जो लाभ है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसी उद्देश्य के साथ इसने किया। लेकिन कहा जाता है पूर्व मध्यकाल में जब यह शूद्र जो है इन्वॉल्व हुआ इस एग्रीकल्चर में, यानी इसके पास भी अर्थव्यवस्था आई, आर्थिक संपन्नता इसके पास भी आई, तो कहा जाता है कि जब आर्थिक संपन्नता इसके पास आई तो भाई सामाजिक यानी सोशल स्टेटस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो कहा जाता है कि पूर्व मध्यकाल में शूद्र वर्ग और वैश्य वर्ग के बीच, शूद्र वर्ग और वैश्य वर्ग के बीच का जो सामाजिक अंतर है वो सबसे कम था, वो सबसे कम था। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही पद्धति से जुड़ गए, दोनों एक ही पद्धति से जुड़ गए। लेकिन जैसे हमने अभी मौर्य काल में कहा कि मौर्य काल में जब शूद्रों के पास अर्थव्यवस्था आई तो उसे सामाजिक सम्मान की इच्छा हुई, तो वह सामाजिक सम्मान उसे बौद्ध धर्म में मिल गया। लेकिन यहां जब यह बात उभर कर आई तो उसे वैदिक धर्म में वह सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से कहा जाता है कि बहुत सारे हिंदू जो दलित थे, जो निचले वर्ग से थे, उन्होंने क्या किया, इस्लाम को अपना लिया, क्योंकि इसी समय इस्लाम का आगमन भी हिंदुस्तान में हो चुका था। और इसी समय आप देखिएगा तो वैदिक धर्म में सुधार के लिए ये जो निचला तबका है यह भी क्या करेगा, धर्म में सुधार की प्रक्रिया को संपन्न करना चाहेगा। और इसी समय आपको जो है निर्गुण शाखा और सगुण शाखा का उदय दिखाई देगा, यानी धार्मिक सुधार आंदोलन का क्या होगा, जन्म होगा। और इनसे जुड़ी हुई जिस शाखा का जन्म होगा उसका नेतृत्व कबीर, दादू दयाल और रविदास और आपके जो है नानक जैसे लोगों के द्वारा किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया वहां पर जाकर एक दूसरी धारा को जन्म देगी बच्चों, ठीक है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं? सबको हमारी तरफ से नमस्ते, ठीक है। लेकिन अभी हमने जो बात आपको बताई, क्या वो बातें समझ में आई आपके? देखिए हमारी क्लास बेटा वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। कृष्ण राज कुमार जी, आप जाके हमारे नाम को वहाँ पर सर्च करिए अनअकैडमी प्लस पर, ठीक है, और वहाँ पर हमारा नाम आएगा। और आप अगर जुड़ना चाहेंगे, चूँकि वो पेड क्लास है इसलिए आपको पब्लिक नहीं दिखाई दे रही होगी, ठीक है, तो वो पब्लिक नहीं दिखेगी, वो पेड क्लास है चूँकि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कुछ छोटी चीजें रह गई बताने को। खान पान की बात अगर हम करें, खान पान मनोरंजन के साधन, मौर्य काल में खान पान मनोरंजन के साधन, थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी जानकारी भी हमें किससे मिलती है? मेगास्थनीज से। मेगास्थनीज क्या कहता है? मेगास्थनीज कहता है कि मौर्य काल के लोग ऊंचाई पे भोजन करते थे, जैसे डाइनिंग टेबल। देखिए पहले वो क्या कहता है उसको सुन लीजिए, फिर क्यों कहता उसको मैं बताऊंगा। वो कहता है कि मौर्य काल के लोग जो है ऊंचाई पे भोजन करते थे, जैसे डाइनिंग टेबल। और वो कहता है कि भोजन मांसाहारी और शाकाहारी दोनों था, ये भी कहता है। और इसका प्रमाण भी आपको मिल जाएगा अशोक के स्टेटमेंट से। अशोक प्रथम शिलालेख में कहता है कि राजकीय पाकशाला में अब केवल 2 मोर और 1 हिरन मारे जाएंगे। इसका मतलब कि बहुत सारे जानवर पहले से मारे जाते थे। दूसरी चीज ये कि अनाजों का प्रमाण भी हमको मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई मौर्य वंश में गेहूं, मौर्य वंश में आपका गेहूं, जौ, चना, गन्ना, तिल, सरसों, मटर, ये ऐसी फसलें थी जिनका उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता था, ठीक। तो अनाज का उपभोग भी हो रहा है और मांस का सेवन भी हो रहा है। तो यह बात मेगास्थनीज भी कहता है, यहां तक तो वो सही है। वो कहता है, इसके आगे क्या कहता है? वो कहता है कि भोजन ऊंचाई पे करना चाहिए और भोजन में सबसे पहले चावल परसा जाता था। तो आपकी ये परंपरा, ऐसा नहीं है कि आपने इस परंपरा का निर्वहन नहीं किया है, हमारी जनरेशन ने भी इसको देखा है। जब भी हम कहीं पर जाते थे भोजन करने, जैसे किसी कहीं पर सामूहिक स्थल पर, तो वहाँ हमारे जो पत्तल होते थे उसमें पहले चावल ही रखा जाता था, इसलिए क्योंकि दाल उसी में डाली जाती थी। माने वह कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करती थी।
तो ये परंपरा हमारे इस समाज में भी दिखाई देती है। लेकिन अन्य जो बातें उसने कहा कि जो बर्तन होते थे वो सोने चांदी के होते थे। अब आप समझते जाइएगा, वो कहता बर्तन सोने चांदी के होते थे और औरतें जो है भोजन एकांत में करना चाहती थी। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि वो क्या मौर्य समाज के बारे में कह रहा है या पाटलिपुत्र के बारे में कह रहा है? न केवल पाटलिपुत्र के बारे में बल्कि वो पाटलिपुत्र के राजमहल की चर्चा वो कर रहा है। वो पाटलिपुत्र से बाहर कभी नहीं गया। वो जिस समाज की चर्चा कर रहा है, जिस भोजन पद्धति की चर्चा कर रहा है, वो पाटलिपुत्र के राजमहल की चर्चा कर रहा है, वो राजाओं महाराजाओं की चर्चा कर रहा है। तो यहां पर मेगास्थनीज की चर्चा को हम उचित नहीं मान सकते। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मौर्यकालीन समाज में हर परिवार सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करता था। हाँ, ये सच है कि जो परंपरा, जैसे उसने कहा कि महिलाएं एकांत में भोजन करना पसंद करती थी, वो आज भी दिखता है। ये हमारी सांस्कृतिक निरंतरता का तत्व है। अगर ये परंपरा वहां न रही होती तो हमारे 21वीं सदी के समाज में भी ये दिखाई न देती। आज से 20 से 25 साल पहले चले जाइए तो ये परंपरा हमारे समाज में थी, लेकिन वर्तमान समाज में ये परंपरा धीरे धीरे कहीं न कहीं क्या हो रही, समाप्त हो रही। हम इसको गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि महिलाएं धीरे धीरे शिक्षित हो रही, उनको भी अपने अधिकार का बोध हो चुका है। तो अब उसी तरह का व्यवहार वो भी करती हैं जैसे पुरुष करता है। चौराहे पे वो भी चाट खाती हैं, आप भी खाते हो। तो आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपने पिछली कई सदियों में इसी तरह का समाज देखा है जिसका नेतृत्व महिलाओं के द्वारा किया गया, और आज वो महिला अगर आपके साथ है तो आपको लगता है कि नहीं, समाज का विखंडन हो रहा, विलोपन हो रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी सोच का एक वो है, परिणाम है, ठीक। क्योंकि हम ह्यूमन सुपीरियरिटी वाली मानसिकता से कहीं न कहीं क्या है, प्रभावित हैं। तो हमको लगता है कि नहीं, हम महिलाओं को कहीं न कहीं, महिलाएं हमारी संस्कृति का क्या कर रही, उल्लंघन कर रही। तो ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। तो मौर्य काल में इस तरह से भोजन पद्धति हमें दिखाई देती है। फिर इसके बाद अगर हम मनोरंजन की बात करें, हाँ, शराब के सेवन की बात भी वो करता है कि शराब का सेवन होता था, ठीक है, शराब का सेवन होता था। मनोरंजन के तौर पर कहता है कि रथ दौड़, घुड़दौड़, रथ दौड़, घुड़दौड़, मल्ल युद्ध, जानवरों का युद्ध, संगीत, नृत्य, नाटक, ये सब उस समय क्या थे, मनोरंजन के तत्व थे और ये मनोरंजन के साधन थे। हाँ, एक चीज और, शिकार भी क्या था, एक परंपरा थी। एक माने राजा शिकार भी करता था, और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, चूंकि हमने आपको बताया था कि जब चाणक्य जो है बिंद के जंगलों से जा रहा था तो उसने देखा कि कुछ दासपुत्र थे, वो शिकार कर रहे थे, और उसमें उसने एक बालक को देखा कि उसके शिकार करने का तरीका क्या था, डिफरेंट था, यानी राजाओं जैसा था, राजकुमारों जैसा था, और वही कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा उद्देश्य था कि हम अर्थव्यवस्था समाज दोनों कंप्लीट करेंगे, लेकिन नहीं हो सका। तो चलिए कल अर्थव्यवस्था को अलग से किया जाएगा बच्चों, ठीक है। और हाँ, मैंने आपको बार बार बताया है, जैसे आज फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ, जैसे अभी भी बच्चे कुछ कंफ्यूज हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो मुझे जानकारी जो है बच्चों, आप अनअकैडमी प्लस कोर्स पे जाएंगे, जो अनअकैडमी CSC है, ठीक है, UPSC CSC का जो चैनल है, आप उस पे जाएंगे, हमारे नाम को चर्चा करेंगे वहाँ पर, ठीक, सर्च करेंगे संजय कुमार यादव, वहाँ पर जाकर आप इस नाम को सर्च कर सकते हैं, संजय कुमार, डॉक्टर संजय कुमार यादव, डॉक्टर संजय कुमार यादव को आप सर्च करेंगे बच्चों, तो वहाँ पर सब्सक्रिप्शन दिया होगा, और वहाँ पर अभी जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है वो आर्ट एंड कल्चर का है, वो आर्ट एंड कल्चर का कोर्स है बच्चों। तो आर्ट एंड कल्चर का ये जो कोर्स है, यद्यपि ये क्रैश कोर्स है, ठीक, ये हमने बहुत केवल 15 क्लासेज इसमें हमने वो दिया है, ठीक। तो ये क्लास के बाद आपके जून फर्स्ट वीक में हम वहाँ पर बाकी कोर्सेज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी से आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा रेफरल कोड है SKY लाइव, ये हमारा रेफरल कोड है। इसके थ्रू अगर आप जुड़ेंगे
तो आपके एडमिशन में आपको 10% का क्या होगा, रिबेट होगा, ठीक, 10% की छूट मिलेगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके, वीडियो के नीचे कमेंट में जाके कमेंट करेंगे तो वहां से आपको सूचना मिल जाएगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है किसी तरीके का तो वहां से आपको सूचना दे दी जाएगी कि नहीं ये इस तरह से प्रोसेस है, ठीक। तो आप ये चीजें जाके सीख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में, कल की क्लास में, ठीक। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बहुत सारा प्यार आप लोगों को हमारी तरफ से। थैंक यू।